हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंफॉर्मेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज़, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में, एक ऐसी कंट्री के बारे में जो एक टाइम पर फुली तहस नहस हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो उस हादसे ने पूरा खेल ही बदल दिया था। पर अगर शायद वो अटैक ना होता तो इस टाइम वो डेवलप कंट्री नहीं बन पाती। पर ये हुआ क्यों? इसके लिए कुछ जानना ज़रूरी है, बट उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं, किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसकी टेक्नोलॉजी अभी भी कोई मैच नहीं कर सकता है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान। This week marks 75 years since the United States dropped an atomic bomb on Japan. The same day, the government revealed the fuel for the explosion was made at enormous factories hidden in East Tennessee. 10 News reporter Jim Matheny takes us through old newspapers for a daily diary as the world learned about the secret city of Oak Ridge. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. When the first atomic bomb hit Japan, the only proof came from the announcement by President Harry Truman. The world saw no pictures, no film, no eyewitness accounts. Just the words of the president on the radio. And the world pushing buttons and turning knobs. Didn't have the slightest idea they were working. तो आपने क्लिप में देखा होगा, एक शख्स की फ़ोटो दिखाई गई थी। हाँ, यही शख्स, इनकी ही बात कर रहा हूँ। कौन है ये शख्स? क्यों इस वीडियो में इनको मैं लेके आया हूँ? तो गाइज़, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि यही हैं जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। इनका नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर वॉज द डायरेक्टर ऑफ द लॉस एलमोस लैबोरेटरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। ओपेनहाइमर द फिजिस्ट जो थे वो भगवत गीता की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो उसकी एक कॉपी अपने साथ भी रखते थे। इनकी अधिक जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लाएंगे इनके ऊपर, अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स। तो जापान के ऊपर कुछ 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाई देयर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट विद यूएस। सेकंड पॉइंट है वाई यूएस अटैक जापान, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। थर्ड पॉइंट है हाउ जापान रिकवर दिस अटैक। फोर्थ पॉइंट है वाई जापान हैज़ नो आर्मी। यस, दिस इज़ राइट। एंड फिफ्थ, हाउ जापान बिकेम अ डेवलप्ड कंट्री। और हाँ, ये भी सच है कि इतना कुछ होने के बाद भी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी, न्यूक्लियर वेपन खाने के बाद भी, बॉम्ब्स झेलने के बाद भी उस देश ने बहुत सी तरक्की कर ली है। एटॉमिक बॉम्ब झेलने के बाद भी इस कंट्री ने इतनी तरक्की की है कि आज ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री और टेक्नोलॉजी वाइज सबसे रिच कंट्री बन चुकी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, वाई देयर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट विद यूएस। तो कहानी थी कुछ 7 दिसंबर 1941 की कि जापान विमानों ने पर्ल हार्बर पर अमेरिका बेड़े पर बमबारी कर दी। हाँ, स्टार्ट जापान ने करा था, फिर अमेरिका कैसे चुप रहता। तो स्टार्ट कुछ यहाँ से हुआ था। फिर अगले दिन ही अमेरिका ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी और जल्द ही यूएस ने चाइना के साथ सैन्य गठबंधन कर लिया। कुछ हद तक अमेरिका और जापान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चाइनीज़ मार्केट और एशिया नेचुरल रिसोर्सेज में उनके प्रतिस्पर्धी हितों से उत्पन्न हुआ था। यस, दिस इज़ राइट गाइस। और इसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट 1941 में ही हो गया था। वर्ल्ड वॉर II के दौरान जापान एक बहुत ही अच्छी कंट्री थी, सबसे ज़्यादा बल वाली कंट्री थी, लेकिन फिर भी उनको सरेंडर करवाने के लिए जो यूएस आर्मी है
उनको एटॉमिक बॉम्ब का सहारा लेना पड़ा था। इसीलिए यूएस आर्मी को इनको हराने के लिए, सरेंडर करवाने के लिए एटॉमिक बॉम्ब का सहारा लेना पड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने अपना जो चैम्बर है वो पर्ल हार्बर पर बना के रखा हुआ था और ये बात जापान को पता थी। इसीलिए उन्होंने उनका बल घटाने के लिए, उनकी शक्ति घटाने के लिए, उनकी पावर घटाने के लिए अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू कर दी। इसी कारण जापान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, वाई यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब जापान। मतलब कि यूएस ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स या एटॉमिक बॉम्ब्स क्यों गिराए थे? द रीज़न इज़ यूएस चाहती थी कि जापान जल्द से जल्द सरेंडर करे, बट यूएस न्यू दैट जापान वॉज नॉट वन ऑफ द कंट्रीज टू सरेंडर क्विकली। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि जापान द्वारा मारे जाने वालों की गिनती भी कम हो। जो जापान द्वारा मारे जाने वाले यूएस के सोल्जर्स थे उनकी गिनती भी कम करना चाहते थे। बट इन 1945 याल्टा समिट में सीक्रेटली ये भी डिसाइड हुआ कि सोवियत यूनियन भी जापान के अगेंस्ट वॉर में एंटर करेगी। उनका मेन गोल ये था कि जापान की युद्ध क्षमता को ख़त्म कर देना, क्योंकि उस टाइम जापान की युद्ध क्षमता अपने पीक पर थी। इतना कुछ होने के बाद भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा था। जापान यूएस फोर्सेस द्वारा ऑक्युपाई नहीं होना चाहता था। जापान ने मल्टीपल फायर बॉम्बिंग के बाद भी सरेंडर नहीं किया। तो जापान को सरेंडर करवाने के लिए यूएस को कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना ही था, क्योंकि उन्हें जापान की ऑक्युपेंसी चाहिए ही चाहिए थी। तो यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के ऑर्डर पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने का ऑर्डर दिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में कि जापान ने इस अटैक के बाद रिकवर कैसे किया। तो जब दूसरा बॉम्ब फेंका गया था तब जापान ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उनकी हेल्प करने के लिए यूएस सेट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन हिरोशिमा टू हेल्प rebuild the city and give jobs to the people who were struggling to find work। इस अटैक के बाद जापान के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ तो आई, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा था। उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। कुछ युद्ध के दौरान उनका लॉस हुआ था, एसेट्स लॉस हुई थी, और कुछ इस न्यूक्लियर बॉम्ब ने सब उजाड़ दिया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से जापान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और फिर इसके उपरांत जापान ने सरेंडर भी कर दिया। थैंक यू आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।